हेलो, माई सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैफ के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में आज का हमारा विषय जो है वो है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद इंडस्ट्रीज में एक कांस्टेंट या आप ये कह सकते हैं डेवलपमेंट देखने को मिली, बट जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी वैसी हुई भी नहीं। कुछ सेक्टर्स को या कुछ इंडस्ट्रीज को फायदा हुआ ब्रिटिशर्स के आने से, लेकिन बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बर्बाद भी हुई ब्रिटिश एडवेंट की वजह से या भारत में ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट की वजह से। और ब्रिटिश पॉलिसीज कभी भी फेवरेबल नहीं रही, ये भी हमने देखा, क्योंकि दे वर इंक्लाइन टुवर्ड्स ब्रिटिश ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। तो इसी वजह से भारत में जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो हमेशा जो है उसको भेदभाव का सामना करना पड़ा। तो आज के इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि क्या थी ब्रिटिश पॉलिसी रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो वो देख लेते हैं कि और कैसा रहा डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज का ब्रिटिश पीरियड में। ठीक है जी। तो एक और बात बता दूं मैं आपको कि हमारी प्रतिबद्ध सीरीज है क्या। हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज मेंस के लिए तैयारी करा रहे हैं। यहाँ पर हम जीएस 1, 2, 3, 4 सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करा रहे हैं। हिस्ट्री सेगमेंट में हमारा ये आखिरी सेगमेंट चल रहा है जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री को हम कवर कर रहे हैं, और ये आज का हमारा विषय, इसमें हम इंडस्ट्रीज वाला जो टॉपिक है वो कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज कैसा रहा ये जानने के लिए पहले हमें एक चीज देखनी होगी इसके अंदर कि किस किस इंडस्ट्रीज में ब्रिटिश ने इन्वेस्ट किया ड्यूरिंग देयर स्टे इन इंडिया या ड्यूरिंग देयर कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दो फेजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं वैसे तो ब्रिटिश पीरियड को। अर्ली ब्रिटिश पीरियड जिसको हम आप कह सकते हैं मर्चेंटलिस्ट फेज या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, और उसके बाद फिर जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप किया प्रॉपरली एंड क्राउन टुक ओवर द कंट्रोल आफ्टर 1858, तो वो वाला फेज। तो दो फेजेस हैं, और इसमें जिन जिन इंडस्ट्रीज में ब्रिटिश ने भारत में इन्वेस्ट किया एक बार देख लेते हैं। तो लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज इन विच ब्रिटिश इन्वेस्टेड इन इंडिया, तो इसमें सबसे पहला आता है रेलवेज। तो फर्स्ट इज रेलवेज। ठीक है, तो रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर में ब्रिटिश ने अच्छी खासी मात्रा में इन्वेस्ट किया। अब पर्पस क्या था इन्वेस्टमेंट का? पर्पस था कि रॉ मटेरियल जो है ना भारत से कच्चा सामान वो लेकर जाना चाहती थी यूरोप, खास तौर पे कपड़ा इत्यादि अलग अलग चीजें, जिससे वो फिनिश्ड गुड्स बना करके उसे बेच सके दुनिया भर में। ये एक मकसद था जिसकी वजह से उन्हें एक इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे सेटअप भारत में बनाना जरूरी था। ठीक है, तो मेनली फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स, इसीलिए उन्होंने इसको सेटअप किया था। दूसरा, प्राइवेट फर्म जो थी, जो जिन्होंने भी इसमें इन्वेस्ट किया, उनको एक गारंटेड रिटर्न दिया गया, जो प्रॉमिस किया गया था कि आपको 5% जो है वो प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे। ठीक है, उसके अलावा 1947 तक जाते जाते ब्रिटिश जो है वो भारत में 55,000 किलोमीटर का रेलवे नेटवर्क एस्टैब्लिश कर चुके थे। तो दिस वाज द मेजर सेक्टर इन विच ब्रिटिश इन्वेस्टेड इन इंडिया। उसके बाद आगे देखते हैं प्लांटेशन। प्लांटेशन इंडस्ट्री में चाय, टी वाज एन इंपॉर्टेंट क्रॉप इन विच ब्रिटिश इन्वेस्टेड इन इंडिया, बिकॉज आप ये समझ सकते हैं कि चाइना से जब चाय का इंपोर्ट करना शुरू किया ब्रिटिश ने, तो चाइना से चाय खरीदना बहुत महंगा पड़ रहा था। उसके ऑल्टरनेटिव्स खोजे, भारत में भी चाय को का उत्पाद करके देखा गया, और अलग अलग जगहों पर भी जहां पर भी सूटेबल क्लाइमेट था उन्होंने ऐसा किया। और इंडिया में जो रीजन जैसे आसाम, बंगाल और तमिलनाडु जहां पर क्लाइमेटिक कंडीशंस सूटेबल थी, वहां पर उन्होंने एस्टैब्लिश की चाय के जो है वो इंडस्ट्री। उसके अलावा ब्रिटिश प्लांटर्स ने टी कल्टीवेशन भारत में मिड 19th सेंचुरी में शुरू किया था, और यूरोप ये जो है वो सारी चाय भेजी जाती थी, और साथ ही में अमेरिकन मार्केट्स में भी जो है इसको भेजा गया बाद में। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉफी। कॉफी भी एक और अल्टरनेटिव चाय का और एक इंपॉर्टेंट क्रॉप जिसमें ब्रिटिश ने भारत में इन्वेस्ट किया। तमिलनाडु, नीलगिरी हिल्स और कर्नाटका के कुर्ग रीजन्स थे वो जहां पर ये सेटअप किया गया। ठीक है, इन्वेस्टर्स यूरोपियन सेटलर्स प्राइमरली ब्रिटिश, उन्होंने कॉफी एस्टेट्स एस्टैब्लिश किए थे और वहीं से ये मैन्युफैक्चर की जाती थी। एक्सपोर्ट मार्केट मेजर एक्सपोर्ट ब्रिटेन को ही होता था और कुछ
नॉर्थ अमेरिकन रीजन में भी एक्सपोर्ट हुआ, वही चाय के जैसा ही। ठीक है, उसके अलावा अगला इंडिगो, नील। नील की खेती की गई बंगाल और बिहार में प्राइमरली, और इन्वेस्टर्स ब्रिटिश प्लांटेशन वर्कर्स इसमें इन्वॉल्व थे, और इसने एक डिक्लाइन देखा। रीजन था क्योंकि जब उसके ऑल्टरनेटिव्स आ गए मार्केट में, जैसे जर्मन सिंथेटिक डाई एटसेट्रा, तो फिर नील कहीं पिछड़ता चला गया। उसकी जो वैल्यू थी, जो कमर्शियल वैल्यू थी, वो धीरे धीरे डिक्रीज होती चली गई, और इसकी वजह से इंडिगो इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गई। उसके अलावा रबर, रबर केरला में, और ब्रिटिश कंपनीज अपनी इंडस्ट्रियल रबर डिमांड्स को पूरी करने के लिए उन्होंने भारत में इसको सेटअप किया था। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल में जूट, जूट बंगाल में मैन्युफैक्चर किया जाता था, और इसका मकसद था कि जो अलग अलग जो है वो पैकेजिंग मटेरियल बनाने के लिए और एक्सपोर्ट करने के लिए जो जो चीजें बनाई जाती थी, या जो भी बनाया जाता था सिस्टम, उसके लिए इसको बनाया जा रहा था जूट को। ठीक है, और ब्रिटिश ओन मिल्स इस सेक्टर को डोमिनेट करती थी, और सबसे ज्यादा उन्हीं का शेयर इसमें इन्वेस्टेड था। कॉटन की बात करें तो कॉटन बॉम्बे, अहमदाबाद, दीज वर द मेन रीजन्स वेयर इट वाज मैन्युफैक्चर्ड। उसके अलावा इंडियन और ब्रिटिश एंटरप्रेन्योर्स दोनों ही इसमें स्टेक होल्डर थे। शुरू में तो ब्रिटिश, बाद में इंडियंस भी इसमें अलाउ कर दिए गए थे। ये एक सेक्टर है जिसमें इंडियंस को बेनिफिट हुआ कॉटन में। एक्सपोर्ट मार्केट देखें तो कॉटन यार्न और क्लॉथ जो है वो ब्रिटेन एक्सपोर्ट किया जाता था, और अलग अलग देशों में भी। ठीक है, तो आगे माइनिंग इंडस्ट्रीज की बात करें तो कोयला था, बंगाल, रानीगंज और बिहार ऐसे जगहों पर जो है ये मैन्युफैक्चर किया जाता था, या फिर जमीन से निकाला जाता था। तो माइनिंग बेसिकली जमीन से निकाली जाती हैं जो चीजें, तो उसमें कोल। कंपनी जैसे ईस्ट इंडियन रेलवेज ने कोयले के भंडारों का इस्तेमाल किया अपनी इंडस्ट्रियल नीड्स को पूरा करने के लिए, और साथ ही रेलवे, अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे इंजन्स बेसिकली वो कोयले पर चलते थे, तो इसीलिए ये कोयले की माइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी उस संदर्भ में। आगे देखें आयरन और स्टील। आयरन और स्टील बेसिकली जो ब्रिटेन में अगर आप देखें तो वहां पर जब आप कह सकते हैं कि वहां पर बड़ी तेजी से जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो उसने क्या किया, तो वहां पे जो हुआ था इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट थी वो बहुत बड़ी थी। खास तौर पे जो रॉ आयरन था उसको उन्होंने प्रोसेस्ड आयरन और स्टील बनाना शुरू किया। उनसे वो रेलवे, ब्रिजेस और कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहते थे, तो इसीलिए आयरन और स्टील का इस्तेमाल किया गया। रीजन्स जो थे जहां से आयरन और बेसिकली एक्सट्रैक्ट किया जाता था, बिहार और उड़ीसा, जमशेदपुर। और साथ ही में ब्रिटिश इनिशियली उन्होंने टाटा स्टील एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो एक्चुअली सॉरी, टाटा स्टील वाज एस्टैब्लिश्ड बाय इंडियन एंटरप्रेन्योर्स। Earlier British had a major stake of investment in it, but later Tata Steel also uh, went inside this business, और उसने भी इसमें जो है एक बड़ा स्टेक जो है वो अक्वायर किया। तो आयरन और स्टील में भी डेवलपमेंट देखा गया ड्यू टू ब्रिटिश, बट और ये बाद में भी भारत के लिए एक प्रॉफिटेबल जो है वो सेक्टर रहा। आगे हम देखें तो माइका, इसकी भी माइनिंग की जाती थी बिहार और आंध्र प्रदेश से, और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में और इसका यूज किया जाता था। साथ ही नेक्स्ट शिपिंग और पोर्ट्स में अगर देखें तो शिपिंग और पोर्ट्स कलकत्ता और मद्रास मेजर सेंटर्स थे मैरीटाइम ट्रेड के। शिपिंग लाइंस बेसिकली ब्रिटिश कंपनीज, पेनिनसुलर और ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनीज इस मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को जो है वो कंट्रोल करती थी। ठीक है, उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग में शुगर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर की जो है वो प्रोसेसिंग की जाती थी उत्तर प्रदेश और बिहार के रीजन्स में, और प्रोसेस शुगर फिर लंदन और ब्रिटेन भेजी जाती थी। इनिशियली ब्रिटिश had a major chunk of share in it, but later on India also entered this processing industry. उसके अलावा सीमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। सीमेंट गुजरात और तमिलनाडु में उसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई थी शुरू। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इसका पर्पस थे। ऑयल रिफाइनिंग की अगर बात करें तो वो आंध्र प्रदेश असम दिगपोई जो आज भी है एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर जहां से ऑयल रिफाइनिंग होती है। और ब्रिटिश कंपनीज इसमें जैसे बर्मा ऑयल कंपनी
जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग का काम शुरू में करती थी। ठीक है, अब तो बहुत सारी हैं, इंडियन ऑयल, रिलायंस इत्यादि बहुत सारी। ठीक है, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो ये एक और इंपॉर्टेंट सेक्टर था, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास 3 बैंक थे जो आगे चल के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में जो है वो मर्ज हो गए थे 1921 में। और शुरू में ब्रिटिश ओन्ड इंडस्ट्री थी, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, बट लेटर ऑन द आफ्टर इंडिपेंडेंस banks were majorly transferred to Indian government and private enterprises। ठीक है, चल अब देख लेते हैं कि अलग अलग फेजेस में किस तरीके से डेवलपमेंट देखने को मिला। एक एनालिसिस देख लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के टेन्योर के दौरान किस तरीके से क्या पेस रही और किन किन सेक्टर्स को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का पीरियड देखें तो इसने इंडियन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बदल के रख दिया था। इंडियन इंडस्ट्री जो है वो आप कह सकते हैं कि इसमें डेलिबरेट पॉलिसीज थी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस या ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को बदल देने की, और एक नया ग्राउंडवर्क तैयार हुआ ताकि इंडियन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा सके। तो यानी कि कॉलोनियल इंटरेस्ट से जो है वो प्रभावित थी इंडियन इंडस्ट्री। जिस राह पे वो चल रहे थे उसमें कॉलोनियल इंटरेस्ट वर सुप्रीम। ठीक है, नेक्स्ट अब इसमें शुरुआती फेज में देखें तो स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडिया वाज अ ग्लोबल लीडर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और टेक्सटाइल बहुत जो है वो वैल्यूएबल थी। कॉटन और सिल्क जो बंगाल से प्रोड्यूस होता था वो पूरी दुनिया में जो है उसकी बहुत डिमांड थी। उसके अलावा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री ये बंगाल में, सूरत में और मलाबार कोस्ट पर बहुत ही स्ट्रांग थी, और मेटल वर्क्स जो है वो अपने हाई क्वालिटी के लिए जाने जाते थे जिससे हथियार बनते थे और साथ ही में कुछ टूल्स भी बनते थे। ठीक है, पर कुछ पॉलिसीज ने इन इंडस्ट्रीज पर बड़ा ही नकारात्मक प्रभाव डाला। ठीक है, अब जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक डोमिनेंट ट्रेडिंग एंटाइटी बन गई और इसने मोनोपोलाइज कर लिया इंडियन ट्रेड को। हाई टैरिफ्स लगाए गए इंडियन प्रोडक्ट्स पर, इंडियन गुड्स पर जो ब्रिटेन भेजे जाते थे। एग्जाम्पल है कैलिको एक्ट्स साल 1700, साल 1721 और साल 1774, 1700, 1721 और 1774 में एक सीरीज ऑफ एक्ट्स पास की गई थी जिसके जरिए भारत में बनने वाले जो गुड्स थे उनको ब्रिटेन में जब बेचा जाता था तो उन पर काफी ज्यादा जो है वो टैक्सेस लगाए जाते थे, पर जो ब्रिटेन में उत्पादित प्रोडक्ट थे उनको बड़े सस्ते दामों पर भारत में बेचा जाता था। इससे इनरोड्स तैयार हो जाते थे, यानी कि इंडियन गुड्स वर डिस्करेज्ड इन ब्रिटेन बट ब्रिटिश गुड्स वर एनकरेज्ड इन इंडिया। दिस वाज ब्रिटिश पॉलिसी। ठीक है, ताकि एक फेवरेबल जो है वो ट्रेड बना रहे ब्रिटिश के लिए। अनफेयर टैक्सेशन पॉलिसीज ने इंडियन आर्टिसंस और छोटे हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को तो बहुत कमजोर बना ही दिया। एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो है, इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज एक्सपोर्ट की जाने लगी, इसको ध्यान में ना रखते हुए कि लोकल नीड्स क्या है, लोकल नीड्स बिल्कुल इग्नोर की गई थी। ठीक है, और क्राफ्ट बेस्ड इंडस्ट्री से रॉ मटेरियल जैसे इंडिगो और ओपियम बस एक्सट्रैक्ट करने की नीयत से ब्रिटिश ने यहां से रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया और ब्रिटेन भेजा। ठीक है, और साथ ही में जमींदारी सिस्टम आ जाने से इन्वेस्टमेंट जो है वो एग्रीकल्चर की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दी गई। इस पीरियड में 1750 टू 1800 की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो दिस वाज द एरा। उसके बाद 1800 से 1850 में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ बहुत बड़े स्तर पर और इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग देखने को मिली। अब देखो क्या हुआ इसमें, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज पूरे तरीके से डिक्लाइन कर गई। चीप मशीन मेड प्रोडक्ट था जो ब्रिटेन में बना हुआ वो भारत में बड़े चंक में फेंका गया और इससे इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कंपीट नहीं कर पाई। ऑब्वियस था कि इंडियन इंडस्ट्री वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन। उसके बाद फिर टेक्सटाइल सेंटर्स जैसे जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में कपड़ा बनाया जाता था, धागा बनाया जाता था, जैसे ढाका, ये पूरे तरीके से बर्बाद हो गया ड्रास्टिकली क्योंकि डिमांड ही खत्म हो गई। क्योंकि जो मशीन मेड क्लॉथ था वो सस्ता था, स्ट्रॉन्ग था और ज्यादा उसकी ड्यूरेबिलिटी थी। ठीक है, आर्टिसंस बहुत सारे कारीगर अपना जो है लाइवलीहुड गंवा बैठे और ज्यादातर फिर खेती में चले गए और खेती करने वाले मजदूरी वो करने लग गए। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था जो उस समय के स्ट्रक्चर में भारत में। ठीक है, उसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज अगर हम देखें
तो रेलवेज 1840s की अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटिश का मकसद भारत में रेलवेज एस्टैब्लिश करने के पीछे सिर्फ ये था कि वो चाहते थे कि इंडिया से जो गुड्स हैं वो जल्दी से जल्दी कोस्ट तक पहुंचाए जाएं और वहां से एक्सपोर्ट कर दिए जाएं ब्रिटेन, जहां पे उनकी इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के लिए तैयार बैठी थी और उसे फिनिश्ड गुड में तैयार करना चाहती थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन को मजबूत बनाने के लिए रेलवेज जो है उसकी शुरुआत की। ठीक है, नेक्स्ट शिफ्ट टू प्लांटेशन इकोनॉमी। भारत में टी, कॉफी और इंडिगो उगाया जाने लगा और अंडर अ रिप्रेसिव सिस्टम ऑफ तीन काठिया, मतलब जो भी पर्टिकुलर क्रॉप जो ब्रिटिश को लगता था वो जो बड़ी वैल्यूएबल है, हाई वैल्यू क्रॉप है, जिसकी डिमांड है यूरोप में और अलग अलग हिस्सों में दुनिया भर में, तो उसको जरूरी बना दिया गया कि एटलीस्ट 3/20 ऑफ द लैंड पे इन जो फसल को उगाया जाए, डिस्पाइट द लोकल नीड्स, डिस्पाइट द लोकल पीपल वांट्स इट टू ग्रो और नॉट। तो ये सब ध्यान में रखते हुए या उसको इग्नोर करते हुए वो सब उन्होंने किया। ठीक है, कैश क्रॉप में फोकस ज्यादा रखा गया इस समय पर। ठीक है, और आगे फेमाइंस। फेमाइंस की अगर हम बात करें तो सूखा, इसके पीछे के कारण आप समझ सकते हैं। उसके पीछे ये रीजन थे कि क्योंकि इंडिया में जो भी ऐसी क्रॉप्स थी जो फूड नीड्स को पूरा करती थी उनको इग्नोर किया गया, कैश क्रॉप्स को उगाया गया। अगर जो ऐसी क्रॉप्स थी भी जो फूड नीड्स को पूरा करती थी तो उसको जो है उन क्रॉप्स को सस्ते दामों पे खरीद के ऐसी जगहों पे बेचा गया जहां पर उसके ज्यादा दाम मिले। इग्नोरिंग व्हाट इज द डिमांड इन इंडिया, ये ब्रिटिश पॉलिसी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब भी मौसम ने थोड़ी सी भी करवट ली और थोड़ा सा भी जो है वो उसके अंदर बदलाव हुआ, तो उससे क्या होता था कि उस साल के लिए किसानों के पास ना तो कोई स्टोरेज था, ना ही उनके पास कोई बैकअप प्लान था, जिसकी वजह से जब भी थोड़ा सा भी क्राइसिस होता तो वो एक बड़ा ह्यूज फेमाइन में बदल जाता था भारत में। ठीक है, नेक्स्ट 1858 टू 1900 अर्ली क्राउन रूल और इस समय पर जो स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस था उसको देख लेते हैं। मतलब जब क्राउन रूल भारत में आया तो इट केम विद द प्रॉमिस दैट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी डूइंग गुड गवर्नेंस इन इंडिया और वी विल बी इंश्योरिंग सम राइट्स टू इंडियंस, और इंडियंस अब से कहलाएंगे ब्रिटिश इंडियन सिटीजन। तो इसी के तहत फिर 1858 के बाद से पॉलिसीज में चेंज लाया गया। ब्रिटिश पॉलिसीज, अब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर हम देखें तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर में शुरू हुआ था, लेकिन ये अभी भी कंटिन्यूड था, अभी भी चलता रहा डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। रॉ मटेरियल कॉटन, जूट जो पहले जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था वो अब और ज्यादा तेज कर दिया गया। इंडिया अब भी सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल ही बनकर रह गया था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज के लिए। रेलवेज, although railway started in 1840s but it grew as a sector in this period of 1850 to 1900, एक मर्ज हुआ एक बड़े सेक्टर की तरह। रॉ मटेरियल जैसे कॉटन, कोल, इंडिगो पोर्ट्स तक पहुंचाया गया और इसके जरिए बाय 1900 इंडिया हैड 25,000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क थ्रू आउट इंडिया, बट सर्विंग ओनली कॉलोनियल नीड्स, नॉट द डोमेस्टिक नीड्स। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अगर आप देखें तो कॉटन मिल्स जो बॉम्बे की थी 1854 में और जूट मिल्स जो बंगाल की थी, दे वर मेनली ओन्ड बाय ब्रिटिश एंड पारसी कैपिटलिस्ट। अगर ब्रिटिश नहीं तो पारसियों के कब्जे में थी वो सारी इंडस्ट्रीज, और इंडिजीनियस एंटरप्रेन्योर्स जैसे जमशेदजी टाटा, उन्होंने ही मॉडर्न इंडस्ट्रीज की शुरुआत की देन 1907 के बाद। ठीक है, तो बहुत लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देखने को मिला। आर्टिसनल इंडस्ट्रीज जो हाथ के बना काम करने वाले कारीगर थे, तो हैंडीक्राफ्ट और ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो है वो बुरे तरीके से उनको सफर करना पड़ा, क्योंकि कंपटीशन था मशीन मेड प्रोडक्ट से। जो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जब मशीनें बड़ी तेजी से मैन्युफैक्चर करती थी तो वो इकोनॉमी ऑफ स्केल हासिल कर लेती थी, बट ये हाथ से काम करने वाले कारीगरों के लिए पॉसिबल नहीं था ये इकोनॉमी ऑफ स्केल हासिल करना। ठीक है, नेक्स्ट, तो वही ढाका की जो वीवर कम्युनिटी थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हुई। बनारस की जो मार्केट्स थी दे वैनिश्ड एंड आल्सो टैरिफ फ्री ब्रिटिश टेक्सटाइल्स वाज फ्लडेड इनटू इंडियन मार्केट्स। ठीक है,
इसके बाद पीरियड 1900 टू 1920, अगर इस पीरियड में देखें तो स्वदेशी मूवमेंट टुक ऑफ। तो स्वदेशी मूवमेंट के आ जाने की वजह से भारत में लोग स्वदेशी चीजों की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, खासतौर पे बंगाल में। और इंडिजीनियस इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा एक जो स्टेप उठाया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके खिलाफ एक रिएक्शनरी जो है वो आउटकम देखने को मिला था। उसके अलावा स्वदेशी कॉटन मिल्स और बंगाल केमिकल्स और फार्मास्यूटिकल्स जो है वो एस्टैब्लिश किए गए, इससे एक बूस्ट मिला अर्ली 1900s में। वर्ल्ड वॉर वन में एक अजीब चीज हुई कि ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुई थी और गुड्स की डिमांड बढ़ गई थी। तो टेम्पररली इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन वाज डन इन इंडिया, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ जूट, कॉटन एंड स्टील। जो ब्रिटेन में नहीं हो पा रहा था वो यहां पर करने की कोशिश की गई। इंडियन फैक्ट्रीज से वॉर सप्लाईज जो है वो हासिल करने की कोशिश की गई, बट प्रॉफिट्स जो है दे स्टिल वेंट टू ब्रिटिश मर्चेंट्स। ठीक है, और उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड लेबर इस समय पर जो है वो उभरना शुरू हुआ। ठीक है, और इंडस्ट्रीज जो थी इसमें वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस भी जागनी शुरू हुई। तो कुछ जो ये कह लीजिए कि एनलाइटनमेंट के आइडियाज जो ब्रिटेन में थे, दे ऑल्सो स्वेप्ट इनटू इंडिया, और यहाँ पर पहली बार जो है वो ऑर्गेनाइज लेबर और उनके जो हकों की बात होनी शुरू हो गई थी। स्ट्राइक्स और लेबर मूवमेंट्स जो है वो जोर पकड़ने लगे इस पीरियड में, और यहीं से बॉम्बे और कैलकाटा उनके हब्स बने। ठीक है, तो जहां से स्ट्राइक जो है की जाने लगी लेबर के द्वारा। ठीक है, तो लेबर मूवमेंट्स भी यहीं से खड़े हुए। ड्यूरिंग 1920 टू 1940 इंडस्ट्रियल ग्रोथ देखने को मिला, पर कैसे? इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के राइज के साथ, जैसे जीडी बिरला, लाला श्रीराम, इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड किया, जैसे टेक्सटाइल हो गया, शुगर हो गया, केमिकल्स हो गया। ठीक है, मॉडर्न इंडस्ट्री जैसे टाटा स्टील वो अब बड़ी तेजी से काम करने लग गए थे। गांधी जी का इन्फ्लुएंस और खादी ने भी अपना काम कर दिया था। गांधी जी ने कॉटेज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। खादी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से ही घर घर में एक कॉमन जो है वो प्रोडक्ट बन गया था जिसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा था, और चरखा जिसके जरिए धागा बना करके ये सब हासिल किया जा रहा था। गांधी जी का आइडिया था नॉट मास प्रोडक्शन बट प्रोडक्शन बाय मासेस, जो जल्दी ही ब्रिटेन की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज और कैपेबिलिटीज को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, और रूरल इंडस्ट्रीज यहां से रिवाइव होनी शुरू हो गई अंडर टू काउंटर ब्रिटिश इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये होना शुरू हुआ। और एक और चीज थी, द इंपैक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1929, यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश, ब्रिटिश जो बिजनेसमैन थे दे सफर्ड ह्यूज लॉसेस, और इसकी वजह से एक्सपोर्ट डिक्लाइन हुआ, रूरल इंडस्ट्रियल डिस्ट्रेस देखने को मिला, और टैरिफ्स खास तौर पे ब्रिटिश जो मर्चेंट्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्सेस लगाए गए बजाय कि ब्रिटिश प्रोडक्ट्स के। तो ये चाहे जो एक ग्लोबल इवेंट था, बट उसका नेगेटिव इंपैक्ट भारत पे पड़ा। इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन 1916 टू 18, इसने जो इसकी जो रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भी इंडिया की डिपेंडेंस जो ब्रिटिश इंपोर्ट्स पर थी वो रिड्यूस हुई थी, बट पुअरली इंप्लीमेंटेड थी। ठीक है, आफ्टर दैट 1940 टू 1947, अब क्योंकि 1939 से 1945 तक हुआ वर्ल्ड वॉर 2, और इसके दौरान फिर से ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटीज जो है वो नेगेटिवली इफेक्ट हुई। और वर्ल्ड वॉर 2 में भारत का रोल अगर आप कहें तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ तेजी से बढ़ी टू कवर अप वॉर टाइम नीड्स। तो जो भी ब्रिटिश की जरूरतें थी वॉर की वो भारत से पूरी की जाने लगी, और इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ स्टील, टेक्सटाइल और आर्म्स भारत में किया गया, और इससे इंडियन रिसोर्सेज को और ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया, वर्कर्स को ज्यादा लंबे समय तक के लिए काम करवाया गया ताकि ब्रिटिश वॉर एफर्ट को सपोर्ट किया जाए। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिली, वॉर टाइम इन्फ्लेशन, फेमाइंस, बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 वाज डेवास्टेटिंग, इस समय पर वो भी हुआ। ठीक है, इंडियन इंडस्ट्रीज इस समय पर सिर्फ कुछ ही जो है वो लोकेशंस तक सीमित रही, जैसे बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास जो बड़े शहर थे, वहीं पर जो है ब्रिटिश के द्वारा जो मेजर डेवलपमेंट किया गया, जो क्लोज टू कोस्ट भी थे, और वहां से ही जल्दी से जल्दी मैन्युफैक्चरिंग करके ब्रिटिश को अपनी नीड्स पूरी करनी थी, ताकि
कोस्टल शिपिंग के जरिए वो जल्दी से जल्दी अपने जो तैयार प्रोडक्ट है उनको ले जा सके ब्रिटेन। ठीक है, उसके अलावा ट्रांजिशन टू इंडिपेंडेंस, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स ने ट्रेड एसोसिएशंस बनाई, जैसे फॉर एग्जांपल FICCI, ये 1927 बनी थी। और पोस्ट वॉर फोकस जो था, जो पहले आप ये कह सकते हैं कि प्री वॉर जो पीरियड था उसमें तो ब्रिटिश इंटरेस्ट को सर्व करता था, लेकिन पोस्ट वॉर सिनारियो जो है ये प्लानिंग की तरफ बढ़ चला था फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश टेन्योर, और किस तरीके से इंडस्ट्रीज ने डेवलपमेंट देखा वो हमने अभी डिस्कस किया। और अब नेक्स्ट इज व्हाट वर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल ग्रोथ ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। अब क्या कारण थे जिसकी वजह से भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ अगर शुरू में थी तो क्यों इंडस्ट्रीज वर डिक्लाइनिंग इन इंडिया, एंड व्हेन क्राउन रूल टेक ओवर देन व्हाई वाज इट वेरी स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों था, और बाद में इफ इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड देन व्हाई वाज इट अ हाफ हार्टेड अफेयर, ये हमें देखना होगा। ठीक है, तो इसके पीछे के रीजंस है। पहला है ब्रिटिश पॉलिसीज। अब ब्रिटिश पॉलिसीज जो है ना वो ब्रिटिश ओन्ड इंडस्ट्रीज को फेवर करती थी, और लिमिटेड इन्वेस्टमेंट जो है वो इंडिजीनियस एंटरप्राइजेस के लिए जो है वो बनता था, और बहुत कम मौके थे, और बहुत कम जो है वो ब्रिटिश कानून इस तरीके की चीजों को फैसिलिटेट करता था। हाई टैरिफ्स लगाए गए ब्रिटिश इंडियन एक्सपोर्ट पे, उनकी पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। ब्रिटिश प्रोडक्ट्स बड़े लीनियंटली भारत में लाए गए, उनको बहुत कम टैरिफ देना पड़ा, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्री जो है उसको लॉस सफर करना पड़ा। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, रेलवे, टेलीग्राफ और पोर्ट्स प्राइमरली कॉलोनियल नीड्स को पूरा करने के लिए ही बनाया गया था। साथ ही इंडिजीनियस इनिशिएटिव्स में देखें तो स्वदेशी और गांधीयन मूवमेंट जो है उन्होंने सेल्फ रिलायंस जो है उसको प्रमोट किया, इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया। ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स अगर देखें तो वॉर्स और डिप्रेशंस ने टेम्परेरी इंडस्ट्रियल सर्ज क्रिएट किया और भारत की निर्भरता ब्रिटेन पर और ज्यादा बढ़ा दी। ठीक है, अगर हम देखें तो क्या ऐसे डिसीजन थे या क्या ऐसे जो है वो लॉज थे जिसकी वजह से ब्रिटिश इंटरेस्ट जो है वो आप ये कह लें कि इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल लॉसेस जो है वो भारत में पैदा होते रहे। तो वो एक बार देख लेते हैं हम, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि क्या ऐसे रीजन थे जिसकी वजह से जो है भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट उस तेजी से नहीं हुआ जिस तेजी से होना चाहिए था, अब ब्रिटेन में कैसे वो बड़ी तेजी से हुआ। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मोनोपोली ट्रेड इवेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी, इसने दीवानी राइट्स जो है वो हासिल कर लिए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 1765 में। 1765 में ही वो साल था जब बंगाल पर ऑलमोस्ट पूरा नियंत्रण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बना लिया था। निजामत राइट्स और उसके अलावा आपके जो है जुडिशियल राइट्स सब उनके पास थे। अब ऐसे में कंपनी रेवेन्यू कलेक्शन सब उसके हाथ में था। इंडियन गुड्स को वो कम दामों पे परचेज कर रहे थे और एक्सपोर्ट कर रहे थे अपनी सहूलियत के हिसाब से। और इसने क्या किया कि बंगाल की वेल्थ और रिसोर्सेज को डिप्लीट कर दिया और यहां से इकोनॉमिक स्टैग्नेशन यानी एक स्लो डाउन देखने को मिला। आगे मैंने जैसा आपको पहले बताया था कैलिको एक्ट्स, ये एक सीरीज ऑफ एक्ट्स थी जिसके जरिए ब्रिटिश गुड्स को भारत में प्रमोट किया गया और इंडियन गुड्स को डिस्करेज किया गया टू ब्रिटेन। ठीक है, तो ये थी 1700, 1721 और 1774 की कैलिको एक्ट्स और जिसकी वजह से इंपॉर्टेंट ट्रेड टाउन्स ढाका और मुर्शिदाबाद, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट आर्टिसन जो भी सेक्टर था वो या जो कम्युनिटी थी वो पूरे तरीके से डिक्लाइन कर गई और दे शिफ्टेड टुवर्ड्स एग्रीकल्चर। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट जमींदारी सिस्टम 1793 में आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ये जमींदारी सिस्टम जब इंपोज किया तो लैंडलॉर्ड जो हैं वो रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन पे फोकस करने लगे और इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो वो कर सकते थे उससे उनका ध्यान पूरे तरीके से हट गया और नतीजा था डिक्लाइन इन आर्टिसनल एंड एग्रेरियन इंडस्ट्रीज।
ठीक है। उसके अलावा आप देखें तो कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो एंड ओपियम, नील और अफीम, इनकी खेती जो की गई बंगाल और बिहार में, तो यूरोपियन डिमांड्स को पूरा करने के लिए किसानों को जबरदस्ती कैश क्रॉप्स उगाने पर मजबूर किया गया। नतीजा था फूड क्राइसिस भारत में पैदा हुए, और इससे जो है वो प्रॉफिट सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्योर किया। ठीक है, आगे मोनोपोली ओवर सॉल्ट एंड अदर एसेंशियल्स, नमक और नमक जैसे कई जरूरी उत्पादों पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी मोनोपोली एस्टैब्लिश करती थी। प्रोडक्शन हो चाहे उसका ट्रेड हो, उस सब पे हाई टैक्सेस लगा करके भारतीयों को तकरीबन उससे वंचित कर दिया गया था। असेंशियल कमोडिटीज अनअफोर्डेबल हो गई आम लोगों के लिए, और इससे इकोनॉमिक डिस्ट्रेस पैदा हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सप्लॉयटेशन, रोड्स और कैनल्स बनाई गई। वैसे तो कहने के लिए ब्रिटिश वर सिविलाइजिंग इंडिया, ब्रिटिश वर डेवलपिंग इंडिया टू अ न्यू एरा, पर ऐसा हो नहीं रहा था। ऑल दीज वर डन टू सर्व कॉलोनियल इंटरेस्ट, जिसके जरिए जो हमने पहले पढ़ा था रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करके कोस्ट तक ले जाना और उसके जरिए जो है वो ब्रिटेन तक एक्सपोर्ट करना, उन्हें यही सिर्फ मकसद था। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाज ओनली टू सर्व कॉलोनियल इंटरेस्ट। उसके अलावा रेवेन्यू डाइवर्जन फॉर वॉर्स, भारत से जो भी कर जमा किया जाता था, टैक्सेस जमा किए जाते थे, उसका मेजर चंक जो है वो वॉर फाइनेंसिंग के लिए यूज होने लगा, यूरोप और एशिया में जो हो रही वॉर्स थी उसके लिए। और वर्ल्ड वॉर 1 और 2 बोथ नेगेटिवली इंपैक्टेड इंडियन इंडस्ट्री एंड इंडियन रिसोर्सेज जो यूटिलाइज किए गए इन वॉर्स के अंदर। ठीक है, अब आगे अगर आप देखें तो बाद में क्या होता है कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन 1858 के बाद भी अगर हम ये देखें तो दीज वर ऑल द फैक्टर्स ऑफ बिफोर 1857। ठीक है, पर अगर हम 1857 के बाद देखें जब क्राउन रूल ने टेक ओवर कर लिया, तो अभी भी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन चलता ही गया और मशीन मेड गुड्स जो है वो प्रायोरिटाइज किए गए ओवर द हैंडमेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया, और इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इत्यादि वो बुरे तरीके से डिक्लाइन कर गई। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लांटेशन इकोनॉमी। जैसा मैंने बताया तीन काठिया सिस्टम के तहत इसको बहुत नेगेटिव जो है आप ये कह लीजिए कि असर देखने को मिला, क्योंकि तीन काठिया सिस्टम के तहत इंडिगो हो गया, चाहे आपका कॉटन हो गया, ये उगाने के लिए जबरदस्ती मजबूर किया जाता था किसानों को, और इंडिया की जो लोकल नीड्स थी वो फूड रिक्वायरमेंट्स वो पूरी नहीं हो रही थी, उसको सब बुरे तरीके से इग्नोर किया गया था। ठीक है, एंड दिस वाज डन ओनली टू सर्व ब्रिटिश इंटरेस्ट, उसी के लिए किया गया था। अनफेयर टैरिफ पॉलिसी जो बाद में लगाई गई, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से इंडियन एक्सपोर्ट्स जो है वो जिनको डिस्करेज किया गया और ब्रिटिश इंपोर्ट्स को जो है वो इनकरेज किया गया। ठीक है, और वर्ल्ड वॉर्स ये तो हमने डिस्कस किया ही है, इसकी वजह से भी एक भारी नुकसान हुआ। रेलवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर ये इनका दायरा बढ़ा, लेकिन मकसद क्या था? टू फैसिलिटेट ब्रिटिश नीड्स। बंगाल फेमाइन ऑफ 1943, इस समय पर भी इग्नोर किया गया इंडिया में डेवस्टेटिंग फेमाइन और उसके इफेक्ट को, और जो फूड दैट कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर इंडिया उसको भेज दिया गया वॉर एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और मिलियंस जो है वो इस समय पर स्टारवेशन की जो है वो गर्क में चले गए। उसके अलावा इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो ड्रेन थ्योरी, आप ये कह लीजिए दादा भाई नारोजी, वो यहाँ पर ये कहते हैं कि इंडियन रिसोर्सेज वर यूटिलाइज्ड बाय ब्रिटिश फॉर देयर ओन मदरलैंड। तो जिससे क्या हुआ कि यहाँ के रिसोर्सेज जो है वो एक्सट्रैक्ट करके वहां ले जाए गए। कभी भी ब्रिटिश गवर्नमेंट इस तरीके से उन्होंने जो है काम नहीं किया कि वो भारत में लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने के लिए या फिर भारत में लोगों की इकोनॉमिक सिचुएशन को उभारने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिसरिगार्ड फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया। अब भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर जो है वो ब्रिटिश का बड़ा उदासीन रवैया था, और इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन भी यही कहता है कि भाई भारत में रिफॉर्म्स तो हुए और उसको रिकमेंड भी किए ऐसे कमीशन ने, बट उसका कोई आगे चल के उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई। ठीक है, लेबर एक्सप्लॉयटेशन एंड सप्रेशन ऑफ यूनियंस। अब आप ये कह लें कि
ब्रिटिश ओन्ड इंडस्ट्रीज जैसे जूट कॉटन, उसमें लो वेजेस दिए जाते थे, लोगों को हार्श कंडीशन में रखा जाता था। एंटी लेबर लॉज और सप्रेशन ऑफ स्ट्राइक्स ये लगातार किया गया, तो इससे ऑब्वियसली इंडस्ट्रीज कभी ग्रो नहीं करेंगी, और ओवरऑल जो डेवलपमेंट ऑफ जो है वो ह्यूमन इंडेक्सेस फॉर लेबर वो कभी भी जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, और लास्ट इज ग्रेट डिप्रेशन। ये हमने बताया है आपको कि जो 1929 का यूएस स्टॉक मार्केट क्रैश था, इसने नेगेटिवली इम्पैक्ट किया इंडिया को, और इस समय पर कुछ इंडस्ट्रीज भारत शिफ्ट की गई, बट प्रॉफिट्स स्टिल वेंट टू ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, तो दीज वर ऑल फैक्टर्स जिनकी वजह से जो है वो भारत में कभी भी जो है वो इंडस्ट्रीज ब्रिटिश पीरियड में ग्रो नहीं कर पाई, और अगर जो इंडस्ट्रीज ब्रिटिश द्वारा एस्टैब्लिश की भी गई थी तो उनके भी अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट थे। ठीक है जी, तो ये था आज का टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप समझ पाए हैं, और अगर इससे सवाल पूछा जाता है तो यू विल बी एबल टू आंसर सच क्वेश्चंस विद परफेक्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमारा सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत।